आज देश भर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बादली के चौधरी धीरपाल महाविद्यालय परिसर में भी गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और झंडे को फहराया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट व हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बता दें कि एसडीएम बादली डॉक्टर रमन गुप्ता, डीसीपी मयंक मिश्रा, एसीपी प्रणव कुमार व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश चहुमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कर रहा है। इस अवसर पर उन्हें खुली जीप में बैठाया गया और मार्च पास्ट की सलामी भी दी। बता दें कि हरियाणा पुलिस व एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें सलामी दी गई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रामचंद्र जांगड़ा ने अपने संबोधन में बताया कि हरियाणा नायब सैनी के नेतृत्व में लगातार बुलंदियां छू रहा है। उन्होंने कहा कि बादली क्षेत्र में भी जल्द ही वे सभी सुविधाएं होंगी जो कि बड़े शहरों में होने जा रही है। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर रमन गुप्ता, डीसीपी मयंक मिश्रा ने उन्हें खुली जीप में बैठाया और सभी मार्च पास्ट करवाए। बता दें कि इस गणतंत्र दिवस समारोह में चार चांद लगाने के लिए विभिन्न स्कूलों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। वहीं कराटे चैंपियन भी यहां पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, डीसीपी मयंक मिश्रा, डॉक्टर रमन गुप्ता, एसडीएम बादली खुली गाड़ी में बैठकर मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए डॉक्टर रमन गुप्ता उनके साथ हैं जो कि एसडीएम बादली के हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं बादली के चौधरी धीरपाल महाविद्यालय की। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बादली की लड़कियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। वहीं टीआरएच स्कूल ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा राजकीय बॉयज स्कूल बादली ने अपनी प्रस्तुति दी। ऋषिकुल स्कूल की प्रस्तुति भी शानदार रही। टीआरएच स्कूल ने अपनी प्रस्तुति दी। सबसे शानदार प्रस्तुति रणबीर सिंह मॉडल स्कूल दरियापुर की रही। इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन रहे और सभी को पसंद आए। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर राजनीतिक, सामाजिक और अन्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि वीरांगनाओं को उन्होंने शॉल देकर सम्मान दिया और कहा कि वीर किसी एक जाति के नहीं होते, वे सभी के होते हैं और अपनी प्राणों की आहुति देकर उन्होंने सभी अपने स्थान पर बैठे रहें और अनुशासन बनाए रखें। मैं चाहूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, जो अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले मुख्य अतिथि जी श्री रामचंद्र जांगड़ा, सांसद राज्यसभा का संबोधन। सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, उपमंडल के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु और प्यारे बच्चों, 77वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को भी नमन करता हूँ, जिनके बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान में हमें
न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। आज का ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही आज एक गणराज्य भारत एक गणराज्य कहलाता है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों कड़ा संघर्ष किया। भाई और बहनों, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं, कर्मठ किसान मजदूरों, कारीगरों तथा वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की। आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। आज देश ने मिसाइलों ही नहीं बनाई बल्कि चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक संचालित किए। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हरियाणा ने भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हरियाणा वासियों की याद में अम्बाला में स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में भी हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी नीतियों और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां नौजवान हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। मैं देश की सेवाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के अनेक सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों तथा अग्निवीरों की अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। अग्निवीरों के लिए सीधे भर्ती में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1984 के दंगा पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक शहीदों के 418 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां प्रदान की गई। भाई और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान की दिशा में निरंतर कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलाव का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम। गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया सर, क्या कुछ लगा आप बादली आए? देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ हमारा 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसी दिन हमारे देश के अंदर जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के माध्यम से लागू की गई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। और हमें कहते हुए गर्व है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में कितनी बार सत्ताओं का परिवर्तन खून खराबे के माध्यम से हुआ, लेकिन भारत के स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में कभी भी कोई ऐसा अशुभ काम, अशुभ समाचार नहीं मिला कि कहीं कोई खून खराबे के माध्यम से या किसी क्रांति के माध्यम से कभी कोई सत्ता का परिवर्तन हुआ। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने जिन मूल्यों की रचना की थी,
पूरे देश ने उन मूल्यों के ऊपर चलते हुए वोट के माध्यम से ही सत्ताओं की अदला बदली की है। हमारे देश में कभी कोई खूनी क्रांति या किसी किस्म का उपद्रव नहीं हुआ। ये हमें अपने देश के ऊपर, इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर गर्व है। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे प्रथम अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। चौथी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं और 2026 तक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत दुनिया का विश्वगुरु होगा, भारत दुनिया का सिरमौर देश होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी का जो सिद्धांत दिया, उसका अनुकरण करते हुए 2014 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो बने, प्रथम बार भाजपा के नेतृत्व में अपने हरियाणा में सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले हरियाणा में टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तन की शुरुआत की और आज पूरे देश के बहुत से राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार हरियाणा प्रदेश की जो पारदर्शी व्यवस्थाएं हैं उनकी सराहना करते हैं, पूरे देश को उसका उदाहरण देते हैं। आज हमारा हरियाणा प्रदेश हमारे बहुत ही शालीन और भद्र और ईमानदार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चहुँ और विकास की तरफ बढ़ रहा है और पूरा हरियाणा जैसा दूध दही का हरियाणा होता था उसी की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है। और हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि आज भारत के जो ओलंपिक में, एशियाड गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में कहीं भी कोई प्रतियोगिता होती है, चाहे एथलेटिक्स की हो चाहे अन्य गेम्स की हो, तो उसमें जो भारत के मेडल आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं। और हमें सबसे बड़ी गर्व की बात यह थी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडल हमारी बेटियाँ लेती हैं। तो हरियाणा आज जो प्राचीन सभ्यता का प्रदेश है, 8000 साल पुरानी हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष आज राखी गढ़ी के अंदर मिल रहे हैं। तो वही हरियाणा जो देशों में जैसे हरियाणा दूध दही का खाना कहते थे, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। और इसी प्रकार हमारा देश जो है एक विश्व गुरु की होने की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। तो मैं आज़ादी अपने गणतंत्र दिवस के 77वें दिवस पर अपने तमाम जहाँ पर बादलीय क्षेत्र में मैं झंडा फहराने के लिए आया हूँ, उस क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है, विशेष तौर पर इस भूमि को नमन करते हुए उनको बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस की। अपने प्रदेश के वासियों को भी बधाई देता हूँ और अपने देश के वासियों को भी बधाई देता हूँ। सर, चुनाव आने वाले हैं राज्यसभा के, सर पार्टी फिर रिपीट कर सकती है क्या आपको? देखिए, हम तो पार्टी की सिपाही हैं। जो पार्टी आदेश देती है, जिस मोर्चे के ऊपर भेजती है, जिस चौकी के ऊपर भेजती है, वहीं जाके अपनी ड्यूटी देते हैं। जो पार्टी का आदेश होगा उसी की हम पालना करते हैं। जयराम जी पर बड़ा विवाद चल रहा है सर, महात्मा मनरेगा का जो नाम बदल दिया पार्टी ने। देखिए, विवाद का तो ये विषय ही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम बदलने की कोई मंशा सरकार की नहीं है। सरकार की मंशा ये थी कि मनरेगा में जो एक भ्रष्टाचार की बू आती थी और रिपोर्ट आती थी पूरे देश से कि मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, बल्कि ये पैसा कुछ करप्ट अधिकारियों या ठेकेदारों या अन्य जनप्रतिनिधि जो गांव के होते हैं उनकी जेबों के अंदर जा रहा है। मशीनों से काम करवा लिया जाता है, झूठे में स्टोर भरे जाते हैं और मजदूरों के नाम से पैसा एक ग्रैबिंग हो रही है, पैसे की लूट मार हो रही है। ये रिपोर्ट पूरे देश से प्रधानमंत्री के पास जाती थी, तो उन्होंने इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाए हैं और इसका नाम जी राम जी। अब राम जी तो इसके तो भगत हम सभी हैं, पूरे देश के आराध्य देव हैं और महात्मा गांधी देव। विशेष तौर पर उनकी तो सुबह की प्रार्थना जब शुरू होती थी तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, इन शब्दों के साथ उनकी गांधी की प्रार्थना सभा होती थी। तो राम तो महात्मा गांधी से भी बड़े हम सब के आराध्य देव हैं। तो इसमें किसी का कोई अपमान या किसी को डिग्रेड करने की बात नहीं है। महात्मा गांधी की तो किसी बात का अनुकरण कांग्रेस ने किया ही नहीं। अगर उनकी बातों का अनुकरण करते तो देश में भ्रष्टाचार नहीं होता। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि कांग्रेस का काम आज़ादी तक था जो ख़त्म हो गया है, अब इसमें ऐसे लोग आगे हैं जो भावी देश के भविष्य के लिए सही नहीं है और कांग्रेस को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो उसी दिन महात्मा गांधी की बात मान लेते तो देश में भ्रष्टाचार ना होता।
तो इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं, 100 दिन की बजाय 125 दिन की रोजगार की गारंटी दे दी। उसके साथ साथ जियो टैगिंग, जीआई मतलब जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रहेगी हर मजदूर की, वो कहाँ पर काम कर रहा है। और केवल मात्र ऐसे काम होते थे पहले, कहीं कीचड़ बंद किया दिखा दिया, गांव की गोर गोंडी जिसको बोलते हैं उसके अंदर कीचड़ था, मिट्टी भर दी, कहीं तालाब खोदा दिखा दिया, कहीं गली बड़ी दिखा दी। लेकिन नहीं, अब जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ढांचे बनते हैं, कहीं स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, कम्युनिटी सेंटर बनता है, यूनिवर्सिटी बनती है, वहाँ भी इस जी राम जी के माध्यम से मजदूर काम कर सकेंगे। अधिकारी डरेंगे जी राम जी से और पारदर्शिता से काम करेंगे, ये कहना आपका? अब पारदर्शिता का काम ये है कि एक तो जीआई टैगिंग रहेगी, जो मजदूर की जनरल जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रहेगी। और एक और जो किया है इसमें, पहले 90% पैसा भारत सरकार देती थी, 40% प्रदेश सरकारें देती थी। वो व्यवस्था यूनियन टेरिटरीज में और पूर्वोत्तर के राज्यों में तो यूं की यूं रखी है जी कि 10% वो राज्य देंगे, बाकी 90% केंद्र देगा। जी। लेकिन जो अन्य जो राज्य हैं उनमें 40% राज्य का कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन 40% राज्य का कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी सरकार ने इसके बजट को बढ़ाया है, जो केंद्र सरकार जो राशि देगी, क्योंकि मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ा दी। और साथ के साथ 40% जब राज्य का कंट्रीब्यूशन होगा तो राज्य भी इसकी मॉनिटरिंग करेगा। वरना तो एक आदमी के दिमाग में आ जाती है, किसी के भी यार बाहर का पैसा है, ठीक है जैसा हो रहा है, हमें क्या है, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो अब राज्य भी जब 40% पैसा कंट्रीब्यूट करेगा तो वो मॉनिटरिंग करेंगे और भी बेहतर व्यवस्थित रूप से मजदूर के खाते में पैसा जाएगा, उसको सही मजदूरी मिलेगी। इसमें नाहक उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जी। तो कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, पीछे दिनों उन्होंने मुद्दा चलाया कि ईवीएम मशीनें हैक कर ली गई हैं। अब जब पूरी तरह से साइंटिफिक रिपोर्ट भारत के इलेक्शन कमीशन ने दे दी कि कोई ताकत नहीं जो ईवीएम मशीन को हैक कर ले, तो फिर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगे कि वोट चोरी होने लगी। अब देश के अंदर अगर इन्फिल्ट्रेटर हैं, घुसपैठिए हैं और उनकी अवैध वोट हैं, तो वो तो देश से बाहर जाएंगे। गृह मंत्री जी कह चुके हैं, नहीं बख्शेंगे हम किसी को भी, अवैध मतदाताओं को नहीं रहने देंगे। अगर अवैध मतदाताओं के माध्यम से अगर कोई सत्ता में आएगा तो फिर वो काम भी अवैध ही करेगा जी। तो इसलिए अब इसके ऊपर चिल्ला रहे थे, अब ये मनरेगा के ऊपर चलाने लग गए। कोई मुद्दा उनके पास दो प्लान बीत गए, 2 प्लान चले गए सरकार के। उसके बाद मनरेगा की जो है जी राम जी लाए हैं आप, और बाद में समझ आई सरकार को कि बाद में नहीं समझ हाँ, आई, मैं आपको बताता हूं। भ्रष्टाचार तो था पहले। हर काम की ग्रेजुअली डेवलपमेंट होती है। अब जैसे देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा था धारा 370 का जी, धारा 370 समाप्त हुई। बहुत बड़ा मुद्दा था मुस्लिम समाज में महिलाओं के शोषण का जी। 3 तलाक प्रथा खत्म हुई। बहुत बड़ा मुद्दा था देश में स्वदेशी कानून का, 1861 का आईपीसी लागू था, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। दंड देने के लिए तो अंग्रेजों ने उस दंड संहिता बनाई थी, हमारा तो न्याय का काम होना चाहिए था। तो न्याय संहिता बनी, दंड संहिता समाप्त हुई, नए कानून देश में आए। बहुत बड़ा मुद्दा था गरीब आदमी के लिए, चैलेंज था स्वास्थ्य का कि अगर वो 5-4 लाख रुपये उसके हार्ट की सर्जरी के ऊपर लगेंगे, वो कहाँ से लाएगा। तो आयुष्मान भारत कार्ड आया देश के अंदर। बहुत बड़ा मुद्दा था देश के सामने, कितनी हमारी महिलाएं बारिश के दिनों में गीली लकड़ी में धुएं में फूंक मार मार के अंधी हो जाया करती थी। उज्ज्वला योजना आई। तो ये सारे काम ग्रेजुअली हैं। तो अब जब इसकी बात मनरेगा के माध्यम से सही मकसद पूरा नहीं हो रहा है तो इसके अंदर सुधार आ गया। तो हर सुधार ग्रेजुअली हुआ है। थैंक यू सर।